तो टूथ डिके के अंदर भी पीएच अपना रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल है। इसका क्या पीएच जो होना चाहिए आपके माउथ का पीएच अगर लो हो जाता है, लोअर देन 5.5, 5.5 पीएच जो होता है उसके से थोड़ा सा अगर कम हो जाता है आपका माउथ का पीएच तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट, तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। कब डिके स्टार्ट होगा? जब आपका माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया। इसका मतलब आपका माउथ का पीएच क्या है? एसिडिक। तो अगर एसिडिक पीएच होता है तो आपके माउथ में टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। अब आपके माउथ में एसिड बनता कैसे है? तो उसका सिंपल रीजन है कि जो आप फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उस खाने का यहाँ पर डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज के द्वारा जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रोनिज्म जो आपके माउथ में होते हैं वो इसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज के फलस्वरूप क्या बनता है? तो फूड का जो डिकम्पोजिशन होता है और बैक्टीरिया के द्वारा, उसके वजह से एसिड बनता है, और वो एसिड अगर आप इराडिकेट नहीं करते हैं तो आपका पीएच माउथ का 5.5 से डाउन चला जाएगा और आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसमें आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उपयोग करते हैं। जो एसिड आपकी बॉडी में या माउथ में बना उसको आप न्यूट्रलाइज करते हैं। किससे? बेस से। बेस क्या है आपका? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के अंदर जो होता है वो बेस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साल्ट और वाटर बन जाएगा, और आपके माउथ का पीएच 5.5 से डाउन नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, टूथपेस्ट सुबह और शाम आपको टूथपेस्ट करना चाहिए। जब भी आप खाना खाते हैं तो जो माउथ के अंदर जो फूड के पार्टिकल्स रह जाते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से डिकम्पोज होकर एसिड बनाते हैं। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? टूथपेस्ट जो बेस होता है। तो टूथपेस्ट क्या करता है, इस बेस होने की वजह से इस जो एक्सेस एसिड आपके माउथ में बना उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और साल्ट और वाटर बनाएगा, और आपके माउथ का टूथ डिके, माउथ में टूथ डिके नहीं होगा। तो ये चीज है। अगला देखो, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो इसके अंदर आपका सेल्फ डिफेंस के अंदर भी ये यूज करते हैं इसको। सेल्फ डिफेंस का मतलब वो अपने आप को बचाते हैं। बचाने के लिए उनके पास क्या दे रखा है? एसिड या बेस उसकी बॉडी में इंजेक्ट होता है। जैसे एनी भी या आंट होती है या कोई भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसकी बॉडी में एसिड होता है। जब आप उसको लगे कि आप उसको हार्म कर सकते हैं तो वो आपकी काट लेता है और आपकी बॉडी में एसिड को इंजेक्ट कर देता है। और आपको बॉडी में अगर एसिड इंजेक्ट होगा तो आपको बहुत तेज जलन महसूस होगी, और अगर आप जलन महसूस होगी तो आपका ध्यान फर्स्ट टाइम उस जलन की तरफ चला जाएगा, और वो जो एनिमल है उसको एस्केप करने का टाइम मिल जाएगा। तो ये अपना अपना सेल्फ डिफेंस है। तो सेल्फ डिफेंस प्लांट और एनिमल दोनों में हो सकता है। अगला टेबल देखो आप, 2.3 टेबल, सब नेचुरली अक्रिंग एसिड। तो ये आपके कुछ नेचर में जो एसिड पाए जाते हैं उनके नाम दे रखे हैं। जैसे विनेगर है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड है। ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। टेमेरिन टार्ट्रिक एसिड होता है, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं। टोमेटो है तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। सोर मिल्क कर्ड, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है। और स्टिंग, ये आपके सेल्फ डिफेंस में आएगा। तो आंट जो होती है, जैसे चींटियां जो होती है, उसका स्टिंग जो होता है, आंट स्टिंग, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? आपका मिथेनोइक एसिड। लिटिल नेटल जो होता है उसके अंदर भी मिथेनोइक एसिड होता है। तो ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं इन एसिड को, और आपका ध्यान थोड़े समय के लिए इस एसिड की जलन की तरफ चला जाता है। तो उस समय के अंदर वो एनिमल आराम से एस्केप हो सकता है।
उसी तरह से प्लांट है, तो प्लांट को अगर आप इसका कुछ निटल, ये जो ऊपर आपको दे रखा है रो में निटल, एक प्लांट है हर्बेसियस प्लांट है, जो पत्तियां जो होती है उसके स्पाइन्स होते हैं और उसके अंदर आपका मिथेनोइक एसिड होता है, वो भी आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपके हो गया। अगला देखो इंटरनल क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, जो आपकी बुक के इंटरनल क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव, इंटरनल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, you have two solutions A and B. The pH of the solution A is 6 and pH of solution is 8. कितने solution है? Solution A and solution B. pH जो solution A की है वो 6 और pH जो solution B की है वो कितनी है? 8. ठीक है। फिर ये पूछा है which solution has more hydrogen ion concentration और which of these is acidic and which one is basic, है ना। तो देखो pH को अपन जानते हैं 7 से लो होती है, तो क्या होता है? एसिडिक होता है। तो ये सॉल्यूशन A जो है वो आपका एसिडिक है और सॉल्यूशन B जो है वो क्या है? बेसिक है। एसिड और बेस दोनों में H प्लस आयन और OH माइनस आयन बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो पर OH प्लस आयन किस में ज्यादा होंगे? एसिड में। मीन्स H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा होगा। किसके अंदर? सॉल्यूशन ए के अंदर, है ना। तो सॉल्यूशन ए के अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन बी से ज्यादा होगा, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, what effect does the concentration of H plus ion have on the nature of the solution? concentration of H plus ion का nature of solution पर क्या प्रभाव पड़ता है? concentration of H plus ion, what will it effect on the nature of solution? तो इसका आंसर है नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एसिडिक या बेसिक। तो इसका मतलब यह है कि कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज अगर होता है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। सॉल्यूशन की एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज। वो सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो उसकी बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब वो सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होता जाएगा। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे आपका सॉल्यूशन का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। तो आंसर हुआ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? उस सॉल्यूशन की एसिडिटी बढ़ेगी, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। और अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो इट मीन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन? क्वेश्चन नंबर 3 है, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन होते हैं या नहीं होते हैं? H प्लस आयन, तो यस। आंसर क्या है इसका? यस, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी H प्लस आयन बिल्कुल होते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर भी OH माइनस आयन होते हैं और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी H प्लस आयन होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका, टू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, तो इसका आंसर है यस। देन व्हाई आर दिस बेसिक? तो ये कह रहा है कि जब इसके पास H प्लस आयन है, इसके बावजूद ये नेचर का बेसिक क्यों है? तो उसका आंसर ये है कि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होता है। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है? OH माइनस का।
H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होता है। तो जितने H प्लस आयन है उतने OH माइनस आयन आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। पर एक्सेस जो बचेंगे वो कौन से आयन बनेंगे, OH माइनस आयन, क्योंकि अपन जानते हैं H प्लस और OH माइनस आयन आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अपन मानते हैं कि H प्लस आयन केवल काउंट में 5 है और OH माइनस आयन काउंट में 10 है, तो H प्लस आयन जो जो OH माइनस आयन है 5 OH माइनस आयन और 5 ही H प्लस आयन आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। पर बाकी के जो 5 OH माइनस आयन बचे वो इस सॉल्यूशन को क्या बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे, और इसीलिए वो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। तो इसको एक बार वापस समझ सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन होते हैं या नहीं होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। पर बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन से ज्यादा होता है और इसी वजह से वो बेसिक नेचर शो करते हैं। केवल आप एग्जांपल से समझना चाहे तो काउंट से समझ सकते हैं। H प्लस आयन 5 है और OH माइनस आयन अगर 10 है तो 5 H plus ion get neutralized by the 5 OH minus ion, but 5 OH minus ion also remain. That will give the basic nature to this solution. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन। अंडर व्हाट सोइल कंडीशन do you think a farmer would treat the soils of the field with quick lime और स्लेट लाइम और चौक? मतलब वो आपके फील्ड है, फील्ड में ये चीज ऐड कर रहा है, वो क्या ऐड कर रहा है, एक तो वो क्विक लाइम ऐड कर रहा है, मतलब वो CaO डाल रहा है उसके फील्ड में, या वो स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है, CaOH ट्वाइस डाल रहा है, या वो चौक कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहा है CaCO3। तो आपको इस फील्ड की सॉइल का नेचर पूछा है। तो अपन ने पहले भी पढ़ा, सॉइल का पीएच 7 to 7.8 लगभग स्लाइटली अल्कलाइन रहना चाहिए। तो ये जो पदार्थ वो डाल रहा है, जो जिन सब्सटेंस को वो फील्ड में ऐड कर रहा है, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। तो अगर वो उसके फील्ड में बेसिक नेचर वाले कंपाउंड को ऐड कर रहा है, इसका मतलब उसका फील्ड जो है उसकी सोइल का नेचर कौन सा होगा, एसिडिक। कौन सा नेचर होगा, एसिडिक, ताकि वो बेसिक डाल रहा है तो ये एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाए और उसका जो सोइल का पीएच है वो लगभग 7 to 7.8 स्लाइटली अल्कलाइन पर चला जाए। ये आपके चारों इंटरनल क्वेश्चन से, चारों इंटरनल क्वेश्चन हो गए। फिर अगर आप अगला टॉपिक पे आ जाते हैं, साल्ट। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका साल्ट। टॉपिक है साल्ट। साल्ट बनते कब है, जब एसिड और बेस को आप रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। The salt are the compounds substances which are formed by the reaction between acid and base. The substances which are formed by the reaction between the acid and base that are called salt. तो salt सदैव एसिड और बेस की रिएक्शन के फलस्वरूप बनते हैं। तो एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर बनाएंगे। अब आपको साल्ट की टाइप्स में अगर जाएंगे कि टाइप्स क्या क्या हो सकती है, तो साल्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये एसिडिक साल्ट हो सकता है, बेसिक साल्ट हो सकता है, या न्यूट्रल साल्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है। एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के आधार पे ये
ये एसिड और बेस के आधार पे डिपेंड करेगा। एसिडिक सॉल्ट कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करे, तो जो सॉल्ट होगा वो कौन सा होगा? एसिडिक सॉल्ट। ठीक है। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करे। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो आपको टाइप्स पता चल गई, सॉल्ट एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कब हो सकता है। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के तो वो आपका जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, पर अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर आपके दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एसिडिक सॉल्ट के अंदर एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बेसिक सॉल्ट के अंदर बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उस आधार पे आप इनको टाइप्स बना सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। अगला जो है आपका फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की फैमिली क्या हो सकती है? तो फैमिली का मतलब होता है कॉमन आयन, केटन और आयन, द सॉल्ट्स विच हैव कॉमन केटायन और एनायन आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। मतलब सॉल्ट के अंदर केटायन और एनायन होंगे, है ना। तो केटायन या तो केटायन सेम हो या एनायन सेम हो, तो वो एक ही फैमिली के मेंबर माने जा सकते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट कहें सोडियम फैमिली सॉल्ट, एग्जाम्पल है, ऐसा किसी का भी आ सकता है। सोडियम फैमिली सॉल्ट का मतलब होता है सोडियम कॉमन होगा और बाकी जो आपका एनायन है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे NaCl है, ठीक है, तो Na कॉमन है और Cl चेंज हो जाएगा। जैसे Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है ना। तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे सोडियम तो रहेगा सेम और ये एनायन आपका चेंज होता जाएगा, तो उसको आपको क्या कहेंगे? सोडियम फैमिली कहेंगे। उसी प्रकार से अगर आप यूं ले लेते हैं, एनायन के आधार पर लेते हैं, जैसे क्लोराइड फैमिली, तो क्लोराइड फैमिली में सेम क्या होगा? क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन बिल्कुल सेम होगा और बाकी के आपके सारे आयन डिफरेंट, मतलब आपका केटायन डिफरेंट होगा। तो क्लोरीन यहाँ पे सेम रहेगा। इसका एग्जांपल लेंगे तो जैसे NaCl, Na डिफरेंट हो गया, KCl है ना, AlCl3, CaCl2, आपका केटायन डिफरेंट हो चुका है पर एनायन सेम रहेगा, क्लोराइड फैमिली। तो ये सभी क्लोराइड फैमिली में आ सकते हैं। इसी तरह से आप सल्फेट फैमिली ले सकते हैं, पोटासियम फैमिली ले सकते हैं, कैल्शियम फैमिली ले सकते हैं। फैमिली का आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। बाकी के एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे सॉल्ट के जानते हैं और आराम से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट समझ में आ गया? ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर या तो केटायन या एनायन कॉमन होगा, और अगर केटायन कॉमन है तो एनायन डिफरेंट होगा, और अगर एनायन कॉमन है तो केटायन डिफरेंट होगा। उसको आप एक फैमिली के मेंबर मानते हैं या वो एक ही फैमिली के मेंबर माने जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है पीएच ऑफ साल्ट। साल्ट का पीएच क्या होगा? तो अगर एसिडिक साल्ट है तो लेस देन 7, 7 से कम उसकी पीएच होगी।
अगर वो बेसिक साल्ट है तो मोर देन 7, और अगर न्यूट्रल है तो एग्जैक्ट 7, ये उसकी पीएच होगी। तो अगर न्यूट्रल साल्ट है तो उसकी पीएच 7 है, एसिडिक साल्ट है तो उसकी पीएच लेस देन 7 है, और अगर उसकी पीएच 7 से ज्यादा है इसका मतलब वो बेसिक साल्ट है। तो पीएच के आधार पे भी आप उसको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट मान सकते हैं। तो पीएच अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं या पीएच आप निकाल लेते हैं तो उसके आधार पे आपको एसिडिक, बेसिक साल्ट को क्लासिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर अगर आप उसको केवल ये मान ले, ये जान जाते हैं कि उसके अंदर एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, तब भी आप उसके अंदर से स्ट्रॉन्ग और वीक और एसिडिक और बेसिक साल्ट को पहचान सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी साल्ट का। जैसे अगर आप NaOH का एग्जांपल ले या NaCl का एग्जांपल लेते हैं, ये आपका फर्स्ट साल्ट है NaCl। तो इनके अंदर दो डिवाइडेशन है। Na आपका कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज का है, Cl आपका एनायन है। अपन जानते हैं एसिड और बेस से बनेगा ये, क्योंकि ये साल्ट है। तो एसिड जो होता है उसके अंदर अपन क्या जोड़ते हैं H, क्योंकि वो H प्लस आयन से बनता है, और H प्लस आयन और कैटायन के साथ जुड़ेगा आपका OH माइनस। और OH के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस, इसलिए ये किसके साथ जुड़ेगा? कैटायन के साथ। H प्लस के ऊपर क्या चार्ज होता है? प्लस आयन, तो इसलिए वो किसके साथ जुड़ेगा? एनायन के साथ। तो कैटायन के साथ आपको OH माइनस आयन जोड़ना है और एनायन के साथ आपको H प्लस आयन जोड़ना है। तो आपके जो एसिड और बेस जो उसके अंदर साल्ट के अंदर इन्वॉल्व है वो आपको पता चल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे देखो कैटायन कौन सा है? Na, एनायन कौन सा है? Cl। तो NaOH हो गया एक, और एक हो गया HCl। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो NaCl बनेगा वो न्यूट्रल साल्ट होगा। साल्ट कौन सा होगा? ये न्यूट्रल। तो आप ऐसे किसी भी साल्ट को आराम से पहचान सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो साल्ट को आप सेपरेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। आप साल्ट है, साल्ट का कैटायन और एनायन पहचान ले, कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। कैटायन सदैव मेटल होगा और एनायन उसका दूसरा पार्ट जो जनरली नॉन मेटल होगा वो होगा। तो उनका कंबाइनेशन भी हो सकता है। तो कैटायन के साथ OH माइनस आयन जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज के हैं। तो कैटायन के साथ OH को जोड़ दो और एनायन के साथ H को जोड़ दो वैलेंसी के हिसाब से, है ना। तो अगर आप H प्लस आयन जोड़ रहे हो तो यहाँ पे तो Cl है, Cl की वैलेंसी और इसकी वैलेंसी सेम होती है, इसलिए HCl आया। OH और Na की वैलेंसी सेम है तो NaOH आया। बाकी की वैलेंसी अगर डिफरेंस होगी तो आप डिफरेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वैलेंसी के हिसाब से तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आपको इनके आधार पे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस पता चल जाएगा। तो आपको साल्ट जो बनेगा उसका नेचर भी आप आराम से इंडिकेट कर सकते हैं कि वो एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे साल्ट्स को पहचान सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल्स के आधार पे। फर्स्ट साल्ट ले लेते हैं अपन, आपका कॉमन साल्ट। साल्ट के अंदर आपको प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूज को आसान याद करना पड़ेगा, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कॉमन साल्ट आपका फर्स्ट साल्ट है, ये कॉमन नेम है, इसका फॉर्मूला NaCl है, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है। तो आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए, कॉमन नेम, फॉर्मूला एंड केमिकल नेम। किसी भी साल्ट का कॉमन नेम क्या होगा, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा और उसका केमिकल नेम क्या होगा, ये आपको बिल्कुल कंफर्म याद होने चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में किसी भी नाम से वो दे सकते हैं। इट मीन्स अगर वो सोडियम क्लोराइड कहते हैं तब भी आपको समझना पड़ेगा, NaCl के फॉर्मूले से देंगे तब भी आपको समझना पड़ेगा, और वो कॉमन साल्ट कहते हैं तब भी। तो ये केवल इसी साल्ट के लिए नहीं, बाकी सारे साल्ट से भी। तो आपको कॉमन नेम, उसका फॉर्मूला और उसका केमिकल नेम, देखो केमिकल नेम तो फॉर्मूले से आ जाएगा अपने आप ही।
आप उसको इजी वे में केमिकल नेम को तो फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। Na मीन्स सोडियम, तो सोडियम, और क्लोरीन तो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। कंबाइंड स्टेट में Cl सदैव क्लोराइड होगा, और अगर आपकी फ्री स्टेट है जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर अपन क्लोरीन कहेंगे। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात है क्लोरीन और क्लोराइड, ऐसा क्यों कंफ्यूजन है? तो क्लोरीन कब आएगा? जब वो फ्री स्टेट में है, जैसे Cl2 है तो क्लोरीन है। पर अगर वो कंबाइंड स्टेट में आता है और आयंस के रूप में आता है तो आइड लग जाता है। आयंस के अंदर सदैव आइड लगता है। तो जैसे Br माइनस है तो ब्रोमाइड हो गया, I माइनस है तो आयोडाइड हो गया। तो आइड लगेगा किसके अंदर? आपके एनायंस के अंदर, और बाकी जो है वो मॉलिक्यूल्स के रूप में रहेंगे, तो वो बेसिकली उसी नाम में रहेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेज होगी। फिर इसकी प्रिपरेशन है कि आप इसको प्रिपेयर किससे करते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन की मेथड, इवोपरेशन ऑफ सी वाटर या क्रिस्टलाइजेशन। सी वाटर जो होता है उसके इवोपरेशन से या क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन मेथड से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, इवोपरेशन को सी वाटर के इवोपरेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेबोरेटरी मेथड जो है, जो लैब पे आप इसको बना सकते हैं, तो वो बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप इसको NaCl प्लस H2O के रूप में इसको बना सकते हैं। पर ये लैब मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। इसको आप कमर्शियल मेथड नहीं बना सकते हैं। देखो दो मेथड हो सकती है। कमर्शियल मेथड वो होती है जहाँ पे कमर्शियल लेवल पे, कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, जहाँ पे आप प्रॉफिट कमाने के लिए किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो है कमर्शियल मेथड। तो कमर्शियल मेथड वो नहीं हो सकती जहाँ पे आपको लॉस हो। कमर्शियल मेथड सदैव वो मेथड होगी जो इजी होगी और वहां पे आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो। तो इवोपरेशन ऑफ सी वाटर या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सी वाटर के द्वारा जो आप सी कॉमन सॉल्ट प्राप्त करेंगे, ये आपकी कमर्शियल मेथड है। इससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस मेथड से आप लैब में NaCl को बना तो सकते हैं, पर ये कमर्शियल मेथड के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि NaOH और HCl की कॉस्ट NaCl से ज्यादा होगी। तो जिन कंपाउंड्स को आप यूज कर रहे हैं वहां पे आपको लॉस ही होगा, है ना। तो NaOH और HCl का यूज करके आप NaCl को बनाकर बेच नहीं सकते हैं। तो दैट इज नॉट ए कमर्शियल मेथड, इसको आप कमर्शियल मेथड नहीं मान सकते हैं। पर लैब मेथड है, लैब में आप NaCl को बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और बाकी की कमर्शियल मेथड आपकी ऑपरेशन ऑफ सी वाटर या क्रिस्टलाइजेशन रहेगी। फिर प्रॉपर्टीज के अंदर ज्यादा इसका कुछ नहीं है, फिर यूज है इसके अंदर। तो आप कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं वो अपन जानते हैं। यूज कहाँ कर सकते हैं? सारे फूड के अंदर अपन NaCl को यूज करते हैं। सारे जो भी फूड अपन बनाते हैं सबके अंदर नमक यूज किया जाता है। ऐसे प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव के रूप में भी आप कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फिश है, या आम के अगर आप उसको छिलके उतार के आम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इमली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर अपन साल्ट की लेयर चढ़ा देते हैं, और साल्ट की लेयर चढ़ा के उसको छोड़ देते हैं, तो वो ज्यादा समय तक खराब नहीं होता है। तो ऐसे प्रिजर्वेटिव भी आप NaCl का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे रॉ मटेरियल का मतलब होता है इनसे आप दूसरे सॉल्ट भी बना, अदर सॉल्ट। तो कौन कौन से सॉल्ट आप बना सकते हैं वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे NaOH को आप बना सकते हैं, Na2CO, NaHCO3 है ना। बेकिंग सोडा है, उसको बना सकते हैं। NaOH भी बन सकता है, NaHCO3 भी बन सकता है, Na2CO3 भी बन सकता है। तो इन सबको बनाने के लिए ऐसा रॉ मटेरियल आप NaCl का उपयोग करते हैं। NaOH बनाने में भी आप NaCl का उपयोग करते हैं। जो आपका बेकिंग सोडा है NaHCO3, उसको बनाने में भी आप इसका कॉमन सॉल्ट का उपयोग करते हैं। और डाउन सोडा, जो आपका Na2CO3 है, वाशिंग सोडा है ना, सोडियम कार्बोनेट, उसको बनाने में भी आप NaCl का उपयोग करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट सॉल्ट कंप्लीट हो गया, NaCl। NaCl का फॉर्मूला, उसका केमिकल नेम, प्रिपरेशन, और उसकी कमर्शियल और लैब मेथड्स और उसके यूज। अगला सॉल्ट जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl का नेचर कौन सा होगा? न्यूट्रल। कौन सा नेचर होगा ये? न्यूट्रल नेचर का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनेगा वो
न्यूट्रल होगा। तो आपका NaCl साल्ट जो आएगा वो न्यूट्रल नेचर का है। नेक्स्ट साल्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला है इसका NaOH। कॉमन नेम जो है इसका कास्टिक सोडा। क्या नेम है इसका कॉमन? कास्टिक सोडा। NaOH इसका फॉर्मूला है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। इसका जो प्रिपरेशन किया जाता है उसके लिए रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है वो आपका NaCl है। किससे यूज करते हैं, किससे बनाते हैं अपन इसको? NaCl से, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाएगा जो मेथड है प्रिपरेशन की, उसको क्लोर अल्कली मेथड कहते हैं। क्लोर अल्कली मेथड, ये मेथड का नाम है। जिस मेथड से आप NaCl NaOH को बनाते हैं उस मेथड को क्लोर अल्कली मेथड कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, और क्लोर अल्कली मेथड आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि ये मेथड कौन सी होती है। क्लोर अल्कली मेथड कहते क्यों है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे ऐसे बाई प्रोडक्ट बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? एक तो आपका क्लोरीन बनेगा और एक अल्कली बनेगा, मतलब कुछ NaOH बनेगा। और इसलिए इस मेथड को क्लोर अल्कली मेथड कहते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस मेथड से बनाया जाता है उसको नाम है क्लोर अल्कली मेथड। और उस मेथड को क्लोर अल्कली मेथड कहते हैं इसलिए है क्योंकि इस मेथड के बाई प्रोडक्ट में एक तो क्लोरीन बनेगी इसलिए क्लोर, एक NaOH बनेगा जो अल्कली है। अल्कली अपन जानते हैं वाटर सोल्यूबल बेस आर कॉल्ड अल्कलीज। ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल है उनको अल्कलीज कहते हैं। और NaOH चूंकि वाटर सोल्यूबल बेस है, अल्कली है, तो अल्कली भी बनता है। तो क्लोरीन और अल्कली दोनों इस प्रोसेस में बनते हैं और इस मेथड को क्लोर अल्कली मेथड कहते हैं। ठीक है। इस NaCl को जो वर्ड एक और यूज किया जाता है NaCl प्लस वाटर। तो जो आप केमिकल रिएक्शन देंगे तो NaCl को H2O के अंदर डिसोल्व करते हैं और इसको अपन कहते हैं ब्राइन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एन ब्राइन। तो ब्राइन भी आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। और ब्राइन वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ब्राइन क्या होता है? तो ब्राइन क्या होता है? NaCl प्लस H2O। NaCl को अगर आप वाटर में डिसोल्व कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको NaCl कहते हैं। आपका फिगर देखो 2.8 बुक के अंदर। तो आपको पूरी मेथड दे रखी है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है ये। यहाँ पे ट्वाइस NaCl है तो केमिकल रिएक्शन बनेगी वो आपकी आएगी ट्वाइस NaCl ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस NaOH प्लस Cl2 और प्लस H2। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी से होगा ये बनेगा किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रोड लगाकर करना पड़ेगा, है ना। तो NaCl और H2O। अब फिगर देखो तुम्हारी बुक का, फिगर 2.8 जो आपकी बुक में दे रखा है उसके अंदर देखो पूरा बॉक्स बना रखा है जो पैक है। उसके अंदर तो इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, एनोड और कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है और उसके अंदर जो सॉल्यूशन भरेंगे अपन, वो पूरा सॉल्यूशन भरने के बाद ब्राइन होगा। वो ब्राइन का मतलब क्या होगा? वो NaCl और H2O का मिश्रण होगा। उसको अपन उस टैंकर के अंदर भर देंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी को अपन पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद आपकी जो रिएक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको तीन चीजें ऐसे बाई प्रोडक्ट मिलेगी। Cl2 गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और NaOH ऐसे बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो क्लोरीन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये किसके इलेक्ट्रोड पर बनेगी? ये बनेगी एनोड पर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर लिबरेट होगी ऐसे गैस। हाइड्रोजन भी ऐसे गैस लिबरेट होगी, पर हाइड्रोजन के ऊपर अब चार्ज कौन सा होता है? प्लस। वैसे प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो ये है कैथोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर लिबरेट
होगी। तो हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड ऑन ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड ए कैथोड, और Cl2 gas is liberated on a negative charge electrode that is called एनोड। तो एनोड और कैथोड उल्टा लिख दिया अपन ने। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो आपका होगा वो ये होगा। तो हाइड्रोजन इसके ऊपर क्लोरीन नेगेटिव चार्ज की है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होगी, इसका मतलब ये एनोड पर लिबरेट होगी, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड पर लिबरेट होगी। ये आपकी पूरी क्लोरोअल्कली मेथड है, और इस क्लोरोअल्कली मेथड के अंदर आपको यूज किया जाता है जो आपका ब्राइन। ब्राइन के अंदर आप इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो ऐसे बाई प्रोडक्ट आपका फर्स्ट बनेगा NaOH, इसको कहते हैं अपन अल्कली। सेकंड बाई प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन, जिसको अपन क्लोरीन है, और ये हाइड्रोजन है। क्लोरीन और NaOH बनने के कारण इसको क्लोरोअल्कली मेथड भी कहते हैं। अब आपको जो यूज है, ये आपका प्रिपरेशन हो गया। आपको इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी वो भी पता होना चाहिए, और इसके अलावा जो NaOH बनेगा वो ऐसे सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। तो तीनों बाई प्रोडक्ट आप अलग कर सकते हैं। एनोड और कैथोड पे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बन जाएगी, वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। बचेगा आपका NaOH जो आपके सॉल्यूशन में रहेगा, उससे आपको सेपरेट कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका आपका यूज। तो यूज आपको हर एक का इंडिविजुअल आना चाहिए। NaOH का क्या यूज होता है वो आपको आने चाहिए, हाइड्रोजन गैस के क्या उपयोग है, और क्लोरीन गैस के क्या उपयोग है, ये सभी आपको इंडिविजुअल याद करने पड़ेंगे। NaOH देखो, NaOH का आपकी बुक में उपयोग दे रखा है। सोप एंड डिटर्जेंट के उपयोग, सोप और डिटर्जेंट बनाते हैं, इससे क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं, डिटर्जेंट भी इससे बनाते हैं, है ना। और पेपर, जो आपकी पेपर मेकिंग है उसके अंदर बना, इसका यूज किया जाता है पेपर मेकिंग के अंदर। आर्टिफिशियल फाइबर भी इससे बनते हैं, और डीग्रीसिंग मेटल्स, मेटल्स को डीग्रीस करने के लिए भी इसको डीग्रीसिंग मेटल्स के अंदर भी इसका उपयोग अपन करते हैं। H2 का उपयोग देखो, H2 कहाँ यूज किया जा सकता है, एज ए फ्यूल। जो प्रोपेलेंट है ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, तो एज ए फ्यूल जनरली अपन घर पे इसको उपयोग नहीं करते हैं, डोमेस्टिक यूज नहीं है, पर इसका उपयोग प्रोपेलेंट के रूप में रॉकेट या उसके अंदर फ्यूल्स के अंदर किया जा सकता है। और फिर इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, अमोनिया बनाते हैं इससे, NH3 बनाते हैं, जिसको क्या बनता है, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के रूप में भी इसको NH3 के बनाकर फर्टिलाइजर के इसके अंदर यूज किया जा सकता है। Cl2 का क्या उपयोग है, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर काम में ली जाती है। मतलब इसको वाटर को अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री करना है तो उसके अंदर आपका Cl2 उपयोग किया जा सकता है। वाटर ट्रीटमेंट के अलावा स्विमिंग पूल्स को प्योर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल के वाटर को क्लोरीनेटेड किया जाता है ताकि जितने भी जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर खत्म हो जाए। इसके अलावा PVC एक पाइप होता है, PVC बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC के पाइप आते हैं, और PVC के पाइप्स बनाने के अंदर भी ऐसे रफ PVC की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और फिर डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, CFC के रूप में उपयोग किया जा सकता है, या पेस्टिसाइड्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये सारी पूरी मेथड आपकी क्लोरोअल्कली मेथड है, ठीक है ना। चलो बाकी के साथ अपन कल पढ़ेंगे, कल लेसन खत्म कर देंगे इसको, ठीक है, ओके।